जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। आज हम लोग समझेंगे नागरिकता क्या होती है। हाल ही में आपने 2019 और 2020 इन 2 वर्षों में काफ़ी चर्चा हुई है। सीए, एनआरसी एंड एनपीआर। हम लोग सबसे पहले समझेंगे सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन नियम अधिनियम क्या है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं नागरिकता क्या है। आज हम लोग सीए अभी सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीए नागरिकता सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। और उससे पहले हम जो लोग जानेंगे कि नागरिकता क्या है, नागरिकता के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें आपको ये 12 पॉइंट समझने हैं कि नागरिकता क्या है, नए डिस्प्यूट क्या है, नए नागरिक क्या है, नागरिक और गैर नागरिक में नागरिक और गैर नागरिक कौन होता है, रिफ्यूजी कौन होता है, विदेशी किसे कहते हैं, अवैध विदेशी, राज्य विहीन, संविधान प्रावधान यानी नागरिकता के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, 5 तरीके प्राप्त करने के नागरिकता के हैं और 3 तरीके नागरिकता के छोड़ने हैं, वो क्या क्या है इस वीडियो में वही सब समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नागरिकता क्या है और क्यों है। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए नागरिकता जो है वो एक अधिकार है। नागरिकता क्या है? एक अधिकार है, एक स्टेटस टाइप का है। माने नागरिकता अधिकार है बहुत सारे अधिकार होने का। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी देश में हैं, उस देश में आपको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का है, वोट देने का है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, कहीं भी घूमने फिरने आने जाने का अधिकार है, किसी के साथ कुछ मीटिंग करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, संगठन में ज्वाइन होने का अधिकार है। तो ये सारे जो अधिकार हैं, ये आपके सारे अधिकार केवल एक अधिकार पर निर्भर करते हैं, उसका नाम है नागरिकता। यदि आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाए, हटा दी जाए, समाप्त कर दी जाए, तो आपके ये वाले जो सारे अधिकार हैं ये सब हो जाएंगे समाप्त। इससे आपके समाप्त हो जाएंगे। आप बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह हो जाएंगे जैसे कोई विदेशी एक देश में जाता है घूमने के पर्पज से, 6 महीने के लिए जाता है, 2-3 महीने के लिए, जितने भी टाइम के लिए, और घूम के वापस चल जाता है। तो नागरिकता होने से आपको ये सारे अधिकार मिलते हैं जो कि नॉर्मल होते ही हैं। कुछ विशेष वीआईपी लोग होते हैं तो उनको और स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रदान कराई जाती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये है हमारी, ये होती है नागरिकता। अच्छा, नागरिकता क्यों है? अगर नागरिकता ना हो तो क्या होगा, आपने कभी सोचा? यदि नागरिकता ना हो तो क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए किसी देश में नागरिकता होना तो वहाँ असमानता बढ़ेगी, संभावना है कि उसके साथ बहुत तरह का भेदभाव किया जाए और उसका परसिक्यूटेड होगा, माने वो उत्पीड़ित होगा, उसको लोग तंग करेंगे, वो उत्पीड़ित किया जाएगा। पीड़ित का मतलब होता है वो बहुत सारी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ेगा, कष्ट में वो रहेगा। अब असमानता कैसे होगी? मान लीजिए कहीं नागरिक नहीं है तो सब अपने अपने बहुत जाति व्यवस्था बढ़ जाएंगी कि हम राजस्थानी हैं, हम गुजराती हैं, हम बिहारी हैं, नेपाली हैं, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने कहेंगे हम तमिल हैं, कर्नाटकी हैं, ये सब। कोई कहेगा हम अमीर हैं, गरीब हैं, गोरे हैं, काले। तो ये सारी असमानताएं नागरिकता के ना होने से बढ़ सकती हैं। उत्पीड़ित होगा कि हम केवल इन्हीं की मदद करेंगे। अब नागरिकता नहीं है तो जैसे गवर्नमेंट है मान लीजिए, तो वो एक ही टाइप के लोगों की मदद कर रही है, दूसरे टाइप के ये हमारे लायक नहीं है या इनसे हमको वोट नहीं मिला तो हम उनकी मदद नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लोगों को नागरिकता ना होने से सामना करना पड़ सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे नागरिकता क्या है और नागरिकता क्यों है, ठीक है। अब नागरिकता है जिस देश में, मान लीजिए हर देश में नागरिकता है, विश्व में सभी देशों में नागरिकताएं होती हैं। जैसे भारत में नागरिकता है तो भले ही किसी जनता से एक नेता को वोट ना मिला हो, लेकिन उस सरकार को, जो सरकार बनेगी, उसको सभी के लिए काम करना पड़ेगा और वो बराबर सबके लिए काम करेगी। जो सुविधा वो जिसने उसको वोट दिया उसको भी देगी और जिसने नहीं दिया वो उसको भी देगी समान रूप से। ऐसी जो भी
जो मान लीजिए कोई काला है, कोई गोरा है, अमीर गरीब है, कोई पैसे से मजबूत है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन जो भी कानून आएंगे, जो भी व्यवस्थाएं की जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो सभी के लिए समान रूप से लागू होंगी। ये होता है नागरिकता होने का फायदा। इसलिए नागरिकता होती, ताकि सभी लोगों को समान रूप से हर व्यवस्थाएं, हर चीजें प्रदान की जा सके। ओके, अब हम समझते हैं नागरिकता बनाम अन्य। बनाम का मतलब होता है वर्सेस, सिटीजन्स वर्सेस अदर्स। सिटीजन्स वर्सेस अदर यानी नागरिकता और अन्य क्या है। तो ये इसमें हम 3 टाइप में इसको समझेंगे। पहला नागरिक, दूसरा विदेशी, तीसरा राज्ययन। सिटीजन, फॉरेनर, स्टेटलेस। सिटीजन हमने आपको पहले ही सिटीजन पहले सिटीजन ही समझ लेते हैं। सिटीजन कौन होगा? तो सिटीजन उसी व्यक्ति को कहेंगे जिसके पास देश की नागरिकता है, उसको हम कह देंगे सिटीजन, माने वो वहाँ का नागरिक है। या किसी अन्य कोई व्यक्ति है उसके पास अन्य देश की नागरिकता है, तो हम उसको कह देंगे वो भी नागरिक है, लेकिन वो उस देश का नागरिक है। हमें जो महत्वपूर्ण चीज समझनी है वो आज समझनी है विदेशी, फॉरेनर कि विदेशी कौन होगा, फॉरेनर किसे कहेंगे। तो हम इसको 3 भागों में समझेंगे। कैसे? एक लीगल फॉरेनर, एक इलीगल फॉरेनर और एक रेफ्यूजीज। इसमें हम समझेंगे लीगल फॉरेनर क्या होता है, इलीगल फॉरेनर क्या होता है, रिफ्यूजी क्या होता है। इसमें आपके 3 टर्म यहीं पे आ जाएंगे। देखिए, लीगल फॉरेनर हम किसे कहेंगे? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत में घूमने आता है अमेरिका से यहाँ पर, या किसी अन्य देश से, ब्राजील वगैरह से आता है या फ्रांस से आता है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले भारत का वहाँ से वीज़ा लेगा। वीज़ा मतलब पासपोर्ट टाइप का होता है, उस पर एक वीज़ा की पर्ची स्लिप चिपका दी जाती है और उसकी वो वीज़ा कहते हैं। ओके, एक पासपोर्ट टाइप का होता है, आइडेंटिटी कार्ड टाइप का। तो उसकी बस वैलिडिटी होती है कि जैसे 6 महीने के लिए आप भारत में जा रहे हैं तो 6 महीने की वैलिडिटी, 1 साल के लिए जा रहे हैं तो 1 साल की वैलिडिटी, 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो 1 महीने की वैलिडिटी, बाद में उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। तो उसने वीज़ा लिया और भारत में आ गया घूमने के लिए, ठीक, तो वो हो जाएगा लीगल फॉरेनर, मैंने वो लीगल तरीके से आया है, वैध तरीके से। ओके, उसके बाद मान लीजिए कोई वर्क करने आया भारत में, अन्य देश से वर्क करने आया भारत में, मान लीजिए कोई पाकिस्तान से यहाँ आया वर्क करने, नौकरी करने के पर्पज से, तो उसके लिए वर्क परमिट एक कार्ड होता है, वो लेकर के आ जाएगा। या किन्हीं 2 देशों के बीच में समझौता है, उन्होंने आपस में समझौता कर लिया है कि आपके देश से हमारे देश में कोई आएगा या हमारे देश से आपके देश में कोई आएगा, उसको वीज़ा या अन्य किसी स्पेशल कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर सामान्य से डॉक्यूमेंट लेके भी आएगा तो उसको आने दिया जाएगा, तो उसको भी हम लीगल फॉरेनर कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट लेके आया है, मान लीजिए आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, कोई भी कार्ड है, तो आप उस देश में जा सकते हैं। जैसे भारत, नेपाल, भूटान बांग्लादेश भी हो सकता है, बांग्लादेश। तो आपको ये मैप इधर नहीं दिख रहा होगा, ये भारत का नक्शा इधर लगा हुआ है बहुत बड़ा सा, आपको उसमें नहीं दिख रहा होगा। इधर जो नक्शा लगा वो केमिस्ट्री का एलिमेंट्स का लगा हुआ है, तो उससे आपको नहीं मतलब है, आप भारत का नक्शा दिखेगा। तो भारत और नेपाल जो है वो बॉर्डर सटा हुआ है, तो वहाँ पे दोनों देशों के बीच समझौता है, कोई भी एक दूसरे के यहाँ आ जा सकता है, तो लेकिन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे लीगल फॉर्मेट। अब इसके बाद है OCC और OCI, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम ग्रीन कार्ड को समझ लेते हैं। अब ग्रीन कार्ड क्या है, मान लीजिए कोई भारत से गया अमेरिका में जॉब पर्पस से, जॉब करने लगा। अब उसने 2 महीने जॉब की, वीज़ा उसने बनवाया 2 महीने का, वैलिडिटी खत्म हो गई, तो वो जाएगा अमेरिका में, भारत के एम्बेसडर के पास जाएगा और वो क्या करेगा, वहाँ पर उसकी वैलिडिटी बढ़ाएगा। फिर वो आ गया भारत, अब फिर वो जा रहा है, तो जैसे कोई लॉन्ग टर्म के लिए अमेरिका में रहता है और बार बार वो वीज़ा की वैलिडिटी बढ़ा रहा है, या बार बार वो आ रहा है जा रहा है, उसका आना जाना अक्सर लगे रहता है, तो अमेरिका वाले क्या करते हैं, उनसे कहते हैं आप एक ग्रीन कार्ड बनवा लीजिए। ग्रीन कार्ड ये होता है, उसमें आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं, कोई भी स्पेशल कार्ड की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं अमेरिका से। आप ग्रीन कार्ड दिखाएंगे, आपको तुरंत एंट्री मिल जाएगी, और ये परमानेंट के लिए होता है। आप कभी भी चाहे भारत जाएं चाहे कहीं भी जाएं, जब भी दोबारा अमेरिका आएंगे,
आप ग्रीन कार्ड दिखाइए, मतलब आपको वैलिडिटी अब इसकी बढ़ाने की जरूरत नहीं, ये परमानेंट के लिए होता है। आप कभी भी अमेरिका आएंगे ग्रीन कार्ड दिखाएंगे आपको एंट्री मिल जाएगी। ओके, तो ये क्या होता है, ये परमानेंट के लिए होता है। यहाँ पे लिखा है, हो सकता है आपको वहाँ पे ना दिख रहा हो, ये परमानेंट के लिए होता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, परमानेंट के लिए होता है तो क्या होगा, अमेरिका का नागरिक हो जाएगा? नहीं, नागरिक वो रहेगा इंडिया का ही, रहेगा इंडिया का ही, नागरिक वो इंडिया का ही रहेगा, लेकिन वो अमेरिका में कभी भी जा सकता है इस ग्रीन कार्ड की मदद से। तो ये है ग्रीन कार्ड। अमेरिका ये क्यों करता है, तो मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति गया इंडिया से अमेरिका में, उसको अमेरिका अच्छा लग गया, वहाँ पे काम करते करते मजा आने लगा, सैलरी ज़्यादा है, तो उसने सोचेगा कि अमेरिका तरफ से हमको इतनी फैसिलिटी है, तो सोचेगा कहीं वहीं पे हम नागरिकता ले लेते, वहीं पे बच जाते हैं। तो इसलिए अमेरिका ने ये फैसिलिटीज प्रदान कर रखी ताकि जो अच्छे अच्छे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनके यहाँ जा करके बसे, उनके देश का विकास हो। इसी तरह से भारत सरकार ने, हम इसको समझ लेते हैं ओसीसी एक फैसिलिटी दी है। भारत में एनआरआई होते हैं, एनआरआई अगर आप नहीं जानते तो हम बता देते हैं एनआरआई क्या होता है। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, भारतीय प्रवासी। ओके, ये वो लोग होते हैं जो भारत में नहीं रह रहे हैं, अभी भारत में नहीं रह रहे, लेकिन भारत के नागरिक हैं और किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं, जो जैसे लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाई करने गया है, तो अब वो 1 साल के लिए गया है, 2 साल के लिए गया है, 6 महीने के लिए गया है, कोई जॉब करने गया तो 6 महीने के लिए गया है, तो उनको हम एनआरआई कहेंगे। तो वो एनआरआई क्या है, वो जॉब करते हैं और वहाँ पे फिर पैसा अपना भारत भेजते हैं, तो उनके पैसे से भारत को बहुत ज़्यादा मदद होती है। तो एनआरआई हम उसको कहेंगे जो इस छोटे से पर्पस के लिए कुछ समय के लिए भारत से बाहर गया है, लेकिन वो भारत का नागरिक है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, भारत से जॉब करने जाते हैं बाहर, तो वो वहीं जाकर के बस जाते हैं, तो उनके लिए एक फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो बहुत स्टैंडर्ड लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, लाइक सुंदर पिचाई भारतीय मूल के हैं, लेकिन भारत के हैं, वो गए, उनको वहाँ पे जॉब मिली और वो अमेरिका की नागरिकता ले ली, अमेरिका के नागरिक हो गए। तो भारत सरकार उनको एक फैसिलिटी देती है ओसीआई। इसमें क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो जब भी आएंगे, क्योंकि भारतीय नागरिकता तो उनकी रद्द हो गई है, तो जब भी भारत कोई आएगा तो उसको वीज़ा दिखाना पड़ेगा, लेकिन उनको वीज़ा नहीं दिखाना पड़ेगा। वो अभी भी अगर आप भारत आना चाहें तो बिना वीज़ा के, बिना कोई बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह किए वो एंट्री कर सकते हैं, जैसे सामान्यतः पहले करते थे कि डॉक्यूमेंट दिखाएंगे बस सीधे से आ जाएंगे भारत में, लेकिन बाकी की तुलना में बाकी लोग दिखाएंगे वीज़ा। तो भारत सरकार इसलिए उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती ताकि उनको लगे कि भारत सरकार हमारी चिंता करती है, हो सकता है उनका मन बदल जाए तो वो अपने देश में कैसे वापस आ जाए। दूसरा एक और रीज़न है, मान लीजिए भारत में कोई आया जॉब करने, जैसे भारत के से लोग जाते हैं तो भारत में लोग आते भी हैं, आस पड़ोस से टैलेंटेड लोग हैं, जॉब करने आए हैं, तो उनके लिए भी ये ग्रीन कार्ड की तरह एकदम होता है। वो भी बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनसे भारत सरकार कहेगी आप ओसीसी, इसको पहले ओसीआई कहा जाता था, अब वर्तमान में इसको प्रेजेंट टाइम में ओसीसी कहते हैं, दोनों एक ही है, नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड होल्डर। तो उनसे कहें आप ये ले लीजिए, ये कार्ड ले लीजिए, और जब आपका मन हो तब आइए, बन जाइए। अब देखिएगा इतनी फैसिलिटी दिख रही है हमको, इतनी फैसिलिटी मिल रही, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के हम बस जाएंगे। ये एक व्यक्ति इस तरह का एग्जाम्पल है, अदनान शायद उनका नाम है, अदनान है कुछ, पाकिस्तान के थे जो आए थे यहाँ पे बसे थे। ऐसे बिस्मिल्लाह खान है, शहनाई कार थे, या बिस्मिल्लाह खान तो शायद विभाजन के समय ही आ गए थे। अदनान नाम के कोई व्यक्ति हैं जो आए थे, देख लीजिएगा, हमें कंफर्म नहीं है, नाम थोड़ा सा भूल रहे हैं। तो ये ग्रीन कार्ड जो होता है वो ओसीसी के बराबर होता है। जब ओसीसी के पहले ये था पीआईओ, ये इसी टाइप का थोड़ा था, बस ये थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन है। पहले पीआईओ था, फिर पीआईओ के बाद आया ओसीआई, अब ओसीआई को ही ओसीसी कर दिया गया है। ये था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड होल्डर। ओके,
हम समझ लेते हैं ये हो गए लीगल फॉर्मर। तो यदि इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट, यदि कोई व्यक्ति आता है दूसरे देश में और उनके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो लीगल फॉर्मर होगा। अब इलीगल फॉर्मर क्या होगा उसको हम समझते हैं। यदि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, डीओसी का मतलब डॉक्यूमेंट, तो वो इलीगल फॉर्मर होगा। और मान लीजिए यदि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है लेकिन उसकी टाइम लिमिट खत्म हो गई, जैसे मान लीजिए कोई भारत में आया घूमने के लिए 2 महीने के लिए, 2 महीने का वीजा था, टाइम लिमिट खत्म, अब वो फिर भी यहाँ पर घूम रहा है, अब उसको हम इलीगल फॉर्मर कहेंगे। अब वो इलीगल तरीके से घूम रहा है, उसको चाहिए पहले जाए एम्बेसी में, अपने देश की एम्बेसी में। हर देश की एम्बेसी होती, हर देश में 2-3 देशों की होती है जहाँ से समझौता होता है। तो अब वो वहाँ से पहले उसकी लिमिटेशन बढ़वाए तब यहाँ घूमे। तो जब तक वो नहीं बढ़ाएगा तब तक उसको इलीगल फॉर्मर कहेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, चुपके से आ जाते हैं। जैसे मुंबई हमला हुआ था अपना 9/11 का 9/11 का हमला हुआ था मुंबई में। तो उसमें अजमल कसाब जो पकड़े गए थे, जो उनके ग्रुप वाले आतंकवादी थे, वो सब क्या हुए थे, वो सब इलीगल तरीके से भारत में आ गए थे, भारत को पता ही नहीं चल पाया था। जो इस तरह से भारत में आ जाते हैं उनको हम इलीगल माइग्रेंट कहते हैं। माइग्रेंट का मतलब होता है कि जैसे पक्षी होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं, तो इनको हम इलीगल माइग्रेंट कहेंगे। मतलब ये बिना किसी डॉक्यूमेंट के इधर उधर चुप्पे से छुपा छुपे करके दूसरे देश में घुस जाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं रिफ्यूजी क्या होता है। इलीगल आप समझ गए होंगे। फॉरेनर क्या होता है, ये का मतलब फॉरेनर है, ओके, ये लिखा है यहाँ पे। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है, देखिए 1951 में एक सम्मेलन हुआ था जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है, जानकारी के लिए आपको हम बता देते हैं। 1951 में हुआ था। वहाँ पे शरणार्थी की डेफिनेशन तय की गई थी कि जो भी किसी देश में व्यक्ति जाएंगे तो उसको हम शरणार्थी कहेंगे। तो जितने देश भी इसमें शामिल थे उन लोगों ने उसमें साइन कर दिया था, लेकिन भारत भी शामिल था, लेकिन भारत ने साइन नहीं किया था इनके प्रस्ताव पर। भारत ने इसमें साइन नहीं किया था। फिर 1967 में आया वही सम्मेलन, उसमें भी भारत ने बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं किया था, यहाँ पे साइन वगैरह भारत में नहीं किया था। भारत ने शरणार्थी की परिभाषा अपने अकॉर्डिंग डिसाइड की। कैसे? भारत ने कहा कि यदि कोई देश से जो भी किसी दूसरे देश से व्यक्ति यदि भारत में आते हैं तो सबसे पहले वो होंगे शरण प्रार्थी, इंग्लिश में उसको कहते हैं अजाइलम। बाद में वो जब वो शरण ले लेंगे भारत सरकार से तब उनको कहेंगे शरणार्थी। समझिए इसको पूरा। जैसे भारत में कोई आया, विदेशी कोई आया, या किसी कहीं पे दंगे फसाद हो गए, या कहीं उनका उत्पीड़न हो रहा है, कहीं उनका शोषण हो रहा है, तो वहाँ से प्रवास कर रहे हैं, वहाँ से पलायन कर रहे हैं और भारत में मान लीजिए आगे भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, भारत सरकार से पहले प्रार्थना करेंगे कि हे भारत सरकार, हे मोदी जी, हमें अपने भारत का नागरिक बनाइए, कृपया कर हमें बचाइए, हमें यहाँ शरण दीजिए, क्योंकि हमें वहाँ शोषण किया जा रहा है हमारा वहाँ पे। तो जब वो प्रार्थना करेंगे भारत सरकार से तब हम उनको कहेंगे शरण प्रार्थी। शरण के लिए प्रार्थना करना। और जब भारत सरकार उनको शरण दे देगी तब वो हो जाएंगे शरणार्थी, यानी रिफ्यूजी। ऐसे व्यक्ति जो प्रार्थना करके शरण ले लेंगे उनको हम रिफ्यूजी कहेंगे। अब जब रिफ्यूजी वो हो जाएगा, शरणार्थी हो जाएगा, तब वो आ जाएगा इसमें, इस वाले में, सॉरी इस वाले में आ जाएगा, लीगल फॉर्मर में। क्योंकि आया तो ये बाहर से ही, तो हुआ तो विदेशी ना, लेकिन इसने शरण ले ली। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये इसमें आ जाएगा, ये इस इधर का मतलब है इस वाले में, इस ऐसे ये यहाँ पे। अब ये लीगल फॉर्मर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे। अब ये लीगल फॉर्मर हो जाएगा। और जब लीगल फॉर्मर हो गया तो यदि आपने संविधान में आर्टिकल्स हैं, प्रावधान है, आगे हम आपको बताएंगे संविधान में क्या क्या प्रावधान है। एक आर्टिकल 7 या 8, ठीक है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में इस तरह से बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। उनमें ये प्रावधान है कि आप रजिस्ट्रेशन करके या पंजीकरण करके आप नागरिकता ले सकते हैं।
तो ये लोग क्या करेंगे, जब लीगल फॉरेनर हो जाएंगे और भारत में उनको बसना ही है, क्योंकि तभी तो भारत में आए हैं, शरण मांग रहे हैं तो भारत में रहना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करके फिर ये यहाँ से बन जाएंगे भारत के नागरिक। पहले बनेंगे लीगल फॉरेनर, लीगल फॉरेनर से फिर बन जाएंगे भारत के नागरिक। ये लाइन नीचे से ऐसे आई होगी, ठीक, समझ गए। अब ये बन जाएंगे सिटीजन और भारत में रहने लगेंगे, समझ गए। अब अगला जो हमें समझना है वो राज्य विहीन समझना, स्टेटलेस क्या होता है। स्टेटलेस किसको हम कहेंगे, राज्य विहीन व्यक्ति किसको कहेंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक को राज्य विहीन व्यक्ति और स्टेटलेस और इसके आगे जो टॉपिक्स हैं, यानी ये यहाँ राज्य विहीन लिखा और इसके बाद इलीगल का मतलब होता है अवैध, ओके। तो इसके बाद के जो टॉपिक्स बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ओके। आज के लिए हम इतना रखते हैं अपना दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको भी देखने में हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि लोग ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, लॉन्ग वीडियो का ज़माना धीरे धीरे जा रहा है। इसलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।